नमस्ते सभी को। हिंदी भाई जलसिंह सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आपकी जो विशेष मांग थी विराम चिन्ह, ठीक है। तो आज हम जो प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, विराम चिन्ह। वैसे तो ये जो टॉपिक है वो अनुभव पर आधारित है कि आप कितना पढ़े हो, किस तरह से चीज़ों को समझते हो, ये है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ लिखी हैं। यदि उनको ध्यान से समझोगे तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे कि विराम चिन्ह, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठहराव या क्या बताओ, रुकना। विराम का अर्थ ही क्या होता है? ठहराव होता है या क्या होता है बताओ? रुकना होता है। पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। जब भी हम कोई रचना यानी कोई भी पाठ्य पुस्तक, गद्यांश, पद्यांश पढ़ते हैं तो वहां कुछ विराम चिन्ह होते हैं, उन पर रुकना आवश्यक है। यदि हम उन विराम चिन्हों पर रुकते नहीं हैं तो यानी जो हमारा अर्थ है उसका अनर्थ हो जाता है। जो अर्थ निकलना चाहिए वो कई बार क्या बताओ नहीं निकल पाता, और जो भी आपके उस पठन को सुन रहा है वो उसका अर्थ क्या नहीं समझ पाएगा। जैसे आपने देखा होगा एक छोटे क्लास में जब आपने कभी विराम चिन्ह पढ़े होंगे तो उसमें एक वाक्य आता था कि रोको मत जाने दो, और एक होता है रोको मत जाने दो। तो देखो दोनों वाक्यों में ध्वनियां समान है, अंतर यह आया किसमें तो जो अल्प विराम है वो यहां लगा हुआ है, इसमें यहां लगा हुआ है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। रोको इसका मतलब मत जाने देने, उसे रोकना है, जाने नहीं देना है। और यदि हमने ये अल्प विराम यहां लगा दिया, यहां रुकेंगे कि रोको मत जाने दो, इसका मतलब है उसे रोकना नहीं है। तो यानी एक अल्प विराम से अर्थ विपरीत हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थ विपरीत हो जाता है। तो जहां पर भी ये विराम चिन्ह लगे हुए होते हैं वहां हमें रुकना क्या बताओ आवश्यक है। एक परिभाषा लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी तरह से आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो कामता प्रसाद गुरु के बारे में आप जानते ही हो, जिन्होंने अपना हिंदी का पहला व्याकरण लिखा था। यानी हिंदी का पहला व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? पंडित कौन बताओ? कामता प्रसाद गुरु। इन्होंने एक परिभाषा दी है कि शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कह देते हैं? विराम चिन्ह। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कह देते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। हाँ, आगे लिखा हुआ पंडित कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या लगभग कितनी मानी है? 20। यानी विराम चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है भाई? 20 मानी है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी है लगभग, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20। इनके अनुसार विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। देखो आजकल परीक्षाओं में इस तरह आता है, प्रश्न खूब आ रहे हैं कि विराम चिन्हों के बारे में असंगत कथन को स्पष्ट करो। तो बिल्कुल वहां आपको 4 कथन दे देंगे, तो आपको ये कथन याद रखने कि विराम चिन्हों को हमने कौन सी भाषा से लिया है? अंग्रेजी। और बिल्कुल सही है, अंग्रेजी भाषा से ही लिए गए हैं। जैसे हम ये जो अल्प विराम है, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कॉलन या कॉमा बोलते हैं, ठीक है। और जो पूर्ण विराम है इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बताओ? फुल स्टॉप बोलते हैं, ठीक है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसे क्या बताओ? क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। अवतरण या उद्धरण जो चिन्ह है उसे इन्वर्टेड कॉमाज बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो हिंदी में कम समझेंगे, अंग्रेजी में नाम आएंगे तो हम ज्यादा समझते हैं। तो ये हमने क्या बताओ अंग्रेजी भाषा से क्या बताओ ग्रहण किए, कौन से? विराम चिन्ह, ठीक है। जो अर्ध विराम होता है उसे वह सेमी कॉलन कह देते हैं, कॉलन से कॉमा, ठीक है। सेमी का मतलब वो क्या हो गया भाई? अर्ध हो गया। तो बिल्कुल याद रखना है आपको कि ये विराम चिन्ह हैं जिनको कहां से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से क्या बताओ लिया गया है, ठीक है।
तो तीन, एक तो परिभाषा याद रखनी है आपको। अब ये कुछ चिन्ह है, आपसे सीधा पूछ भी जा सकता है कि ये चिन्ह कौन सा है। तो पहला जो चिन्ह है वो क्या है बताओ? अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम। इस तरह का ये चिन्ह होता है जिसे हम कॉमा बोलते हैं, है ना, हिंदी में इसे हम क्या बोल देते हैं? अल्प विराम। दूसरा क्या है बताओ? अर्ध विराम, यानी जो कॉमा होता है हमारा उसके ऊपर ही क्या है बताओ एक बिंदी लगा दे तो यानी ये क्या हो गया भाई? अर्ध विराम हो गया। क्या हो गया? अर्ध विराम। और तीसरा ये जो खड़ी पाई होती है इसे हम कह देते हैं क्या बताओ? पूर्ण विराम। क्या कह देते हैं? पूर्ण विराम। ये जो विसर्ग के से निशान है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्या बताओ? उपविराम। क्या बोलते थे? उपविराम। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आ गया? आगे देखो, विस्मय आदि बोधक या आश्चर्य चिन्ह, यानी जब हम अव्यय पढ़ रहे थे तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। विस्मय आदि बोधक अव्यय वे होते हैं जो भाव या मनोविकारों का बोध करते हैं, जिसमें मैंने बताया था क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, प्रशंसा, भय इत्यादि भावों को जब व्यक्त करते हैं तो उन भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के बाद ये कहने का मतलब है जो हमारा पूर्ण विराम है ना, इसी के नीचे एक बिंदी और लग जाती है तो ये बन जाता है कौन सा चिन्ह बताओ? विस्मय आदि बोधक चिन्ह। क्या बोल जाता है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह। बिल्कुल ठीक है। आगे हम चले, निर्देशक चिन्ह। बिल्कुल ये ध्यान रखना है, निर्देशक चिन्ह है जो जिसे डैश कहा जाता है। निर्देशक यानी कोई बात लिख के और ऐसे लगा देते हैं तो वो क्या बताओ? निर्देशक चिन्ह बन जाता है, डैश बन जाता है। जैसे नाटक एकांकियों में देखा होगा, पात्रों का जब नाम होता है, जब वो पात्र बोलता है तो उस पात्र के सामने हम किसका प्रयोग कर देते हैं? डैश का, निर्देशक चिन्ह। या कोई बात कहकर फिर उससे संबंधित कोई उदाहरण दिया जाए तो भी क्या बताओ? इस निर्देशक चिन्ह का। अभी तो केवल चिन्ह पहचानो, काम कहां आते हैं वो आगे पढ़ेंगे। तो निर्देशक चिन्ह हो गया, ठीक है। ध्यान रखना है ये निर्देशक चिन्ह है, ऐसा ही मिलता जुलता एक और चिन्ह होता है जिसे हम योजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह कहते हैं। वो थोड़ा छोटा होता है, ये आकार में थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा, ठीक है ना। बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है लेकिन वो कैसा होगा? छोटा होगा, ये थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा। तो ये निर्देशक चिन्ह है। कैसा है ये? निर्देशक। कोष्टक आप जानते हो, ये छोटा कोष्टक है, ये बड़ा कोष्टक है, ये मझला कोष्टक है, इनका भी प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद अगला है हंस पद या त्रुटि विराम, यानी जब हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और उसमें कोई शब्द छूट जाता है तो इस तरह का निशान लगा के उस शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कह देते हैं? हंस पद या त्रुटि विराम। अगला क्या है हमारा भाई? विवरण चिन्ह। क्या आया? विवरण चिन्ह। इसमें आपको 2 बिंदियां, उसके बाद ये डंडा है। जब किसी बात को कहकर उसका विस्तार से हो दिया जाए तो ये विवरण चिन्ह होता है। क्या होता है ये? विवरण चिन्ह, ठीक है। अगला है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, यानी कोई बड़ा नाम होता है ना तो उसका एक अक्षर लिख के और ऐसे उसके साथ छोटी सी एक बिंदी लगा दी जाती है जिसे हम कहते हैं क्या बताओ? लाघव या संक्षेप सूचक क्या बताओ? चिन्ह। आगे चलेंगे, कुछ और चिन्ह हैं। आगे लिखा हुआ है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। देखो ये पुनरुक्ति जो सूचक चिन्ह है, आप ध्यान से देखोगे, और एक उद्धरण चिन्ह है। यहां से आपसे पूछा सकता है, आपको ये समान से लग रहे हैं। देखो क्या होता है कि ये जो उद्धरण चिन्ह है ये ऊपर लगता है शब्दों के और ये देखो नीचे की तरफ लगा हुआ है, ठीक है ना। ये होते समान ही है लेकिन इनका प्रयोग जब होता है तब दोनों अलग अलग होते हैं। वैसे ऐसा लगता है जैसे ये है वैसे ही ये है, ठीक है ना। ये तो देखो उद्धरण या अवतरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकेरा या दोहरा। ये तो एक एक लगता है, ये डबल डबल हो गए, और ये भी डबल डबल ही है। तो ऐसा लगता है कि जो हमारा उद्धरण या जिसे हम अवतरण चिन्ह कहते हैं, देखने में दोनों समान है लेकिन इनमें दोनों में क्या होता है? अंतर। ये तो कहने का मतलब है जब किसी के कहे हुए वाक्य को हम ज्यों की त्यों लिखते हैं तब इसका प्रयोग होता है। और ये कब प्रयोग होता है? जैसे हम कोई नाम लिख रहे हैं, ठीक है, कोई सूची बढ़ा रहे हैं, उस सूची में नाम लिखा, पिता का नाम लिखा और जिला लिख दिया, फिर दूसरा लिखा, नाम लिख दिया, पिता का नाम, और फिर क्या बताओ? जिला उसका अगर समान है तो कई बार आपने देखा होगा जैसे ये अलवर है और दोबारा भी हमें अलवर लिखना पड़े तो उसके नीचे ऐसे लगा देते हैं, इसका मतलब ये सेम है। इसे ही कहते हैं क्या बताओ? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। क्या कहते हैं? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ठीक है। अब उद्धरण आया,
जिसे अवतरण चिन्ह भी कह देते हैं। दो नाम है, उद्धरण या फिर क्या है बताओ, अवतरण चिन्ह। उद्धरण या फिर क्या है बताओ, अवतरण चिन्ह। ये दो तरह का होता है, इकेरा भी लगता है और क्या बताओ, दोहरा भी लगता है। तो वैसे ये अलग अलग होते हैं दोनों, लेकिन हैं उद्धरणी, इकेरा और दोहरा। अभी मैं बात कर रहा था, जब मैंने निर्देशक की बात की, डैश की बात की थी, तो वो थोड़ा बड़ा था, ये थोड़ा छोटा गया। इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। और इसी का एक दूसरा नाम और है, क्या बताओ, क्या, सामासिक चिन्ह। क्या होता है इसका दूसरा नाम, सामासिक चिन्ह। योजक चिन्ह का ही दूसरा नाम क्या होता है, सामासिक चिन्ह। अगला आया लोप सूचक, यानी कोई बात लिख के और इस तरह से हम डॉट डॉट लगा देते हैं। तो ये डॉट डॉट तो खाली जगह के लिए करते हैं। साहित्य में कई बार किसी बात को कहने के बाद ऐसे क्रॉस के भी निशान लगा देते हैं या प्लस प्लस के भी लगा देते हैं। ठीक है, समझाया ना। तो इन तीनों का मतलब एक ही है, कैसा, लोप सूचक चिन्ह। क्या होता है, लोप सूचक चिन्ह। अगला आया विकल्प। क्या आया, विकल्प। और विकल्प में जैसे एक बात कह दी फिर ऐसे लगा के दूसरी बात लिख दी, तो ये विकल्प है कि इस ये कह दो चाहे इसको ये कह दो। ठीक है ना। हाँ, अगला आया क्या बताओ, तुल्यता सूचक चिन्ह। तो ये बराबर का आप जानते ही हो कि इसे तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं, जो बराबर का निशान है। ये समाप्ति सूचक चिन्ह, यानी जब कोई पाठ या कोई रचना हमारी पूर्ण हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, नीचे समाप्त लिखने के बजाय हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये समाप्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, समाप्ति का। और इसे समाप्ति सूचक चिन्ह कहा जाता है। 19वां पाद चिन्ह। वैसे कितने संख्या होते हैं इनकी, 20, लेकिन यहां 19 इसलिए लिखेंगे, अवतरण चिन्ह के दो होते हैं, एक तो अकहरा और एक दोहरा। उन दोनों को एक साथ बांट दिया इसलिए। अब देखो ये पाद चिन्ह के अंदर क्या होता है, ये समझना है आपको। पाद चिन्ह के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई गद्यांश या पद्यांश हम पढ़ें, उसके अंदर ऐसा कोई कठिन शब्द आता है जिसकी टिप्पणी देना आवश्यक हो, तो उसके नीचे या तो स्टार लगा देते हैं, या उसमें एक से अधिक शब्द है तो संख्या लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। और बाद में जैसे ही वो पाठ खत्म होता है, आप देखना हिंदी साहित्य में जब कई किताबें पढ़ते हम, तो उन पुस्तकों के अंदर ऐसा होता है, कोई शब्द कठिन होता है तो उनके नीचे या तो स्टार सा बना दिया जाता है, या फिर क्या उनके नीचे संख्या लिख दी जाती है। फिर क्या होगा, पाठ समाप्ति के बाद फिर उन शब्दों की टिप्पणी लिखी हुई होती है। यानी वो सोचता है कि यहां इनका अर्थ देना संभव नहीं है, तो इन पर एक विशेष चिन्ह लगा दिया जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं भाई, पाद चिन्ह। क्या कह देते हैं, पाद चिन्ह। इसका मतलब यह है कि ये जब आप पढ़ लोगे, ये पाठ जब पूर्ण हो जाएगा, तो उस पाठ या पुस्तक की समाप्ति पर, ठीक है, ऐसे निशान, ऐसे उनको क्या बताओ, स्टार अगर स्टार लगा हुआ है तो स्टार लगा के उनका अर्थ निकल देगा आपको क्रम में। तो इसलिए इनको कहते हैं क्या बताओ, पाद चिन्ह। तो कुल मिला के ये हमारे क्या हो गए, 20। यानी लगभग कितने होते हैं, 20। कहीं 1-2 का अंतर मिल जाए तो ऐसी कोई इसमें बात होने वाली नहीं है। ठीक है, उसने कहा कि लगभग 20 है। लगभग कितने हैं, 20। तो आपसे ऐसे ही पूछेगा कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने, ठीक है, और विराम चिन्हों की लगभग कितनी संख्या मानी है, तो कितनी हो गई भाई, 20। अब हम एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अल्प विराम है। देखो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, किसका, अल्प विराम का। तो ये कहां होता है, कुछ बातें यदि आप याद रखोगे, तो मैंने कहा था कि देखो आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो तो उसके अंदर जो ये विराम चिन्ह जो टॉपिक है ये आता है, और इसके बारे में कुछ ज्यादा आपको पढ़ाते भी नहीं है कि ये तो आप देख लेना। लेकिन देखो हर टॉपिक की अहमियत है, एक बार हम पढ़ लेते हैं, चीजों को ध्यान से देख लेते हैं, तो फिर वो चीजें, क्योंकि ये इनका प्रयोग कहां होता है ये हमने खूब किया है, लेकिन हमें कुछ ऐसा लगता है कि बिना पढ़ाए शायद हो या न हो। तो इसलिए आप आसानी से यदि इनको समझोगे कि इनका प्रयोग कहां कहां होता है, तो बड़ी आसानी से आपका ये जो भी विराम चिन्ह से प्रश्न आएगा वो गलत क्या नहीं होगा। तो पहला लिखा है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। अल्प का मतलब क्या होता है, कम, और विराम का मतलब क्या होता है, ठहरना। ठीक है, तो वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञा आई हो, यानी कोई भी वाक्य उसमें समान प्रकार की क्या आई हो, संज्ञा आई हो, और उनके बीच संयोजक अव्यय और लगा हो। क्या लगा हो, और। ठीक है, या लगने की उम्मीद हो, या तो और लगा हो या लगने की क्या हो बताओ, उम्मीद हो, तो उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो
शिवम, राहुल, अभय और विजय तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। एक ही प्रकार की संज्ञा हो गई, कैसे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर से देखो कौन कौन लिख रहा है, शिवम, राहुल, अभय, और देखो इनके बीच लास्ट का है तो और लगा दिया, तो और की संभावना है ना, किसकी संभावना है? और। अब यहां और ने लगाकर यहां केवल किसका प्रयोग कर दिया है? अल्प विराम का, और लास्ट के में क्या लगा दिया? और। तो क्या लिखा हुआ है कि वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञा आई हो और उनके बीच संयोजक, ये और संयोजक होता है जो अभय और विजय दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जब मैंने आपको अवयव पढ़ाया था ना, तो समुच्चय बोधक अवयव में संयोजक के रूप पढ़ाया था आपको, और, तथा, एवं को। ठीक है, तो यानी शिवम, राहुल, अभय और विजय, अब ये एक ही प्रकार की संज्ञा है, तो इनके साथ हमने किसका प्रयोग कर दिया? अल्प विराम का, है ना। तो शिवम, राहुल, अभय और विजय कहां गए? विश्वविद्यालय गए। तो नियम और उसका उदाहरण लिखा हुआ है बड़ी आसानी से कि जब एक ही प्रकार की संज्ञा है और उनके बीच और लगने की क्या बताओ संभावना हो, तो और के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? अल्प विराम का। देखो ये कोई जरूर नहीं है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शिवम तथा राहुल एवं अभय और विजय लगा भी सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना और तथा एवं एक ही है, तो न लगाकर इनकी जगह हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? अल्प विराम का। किसका प्रयोग कर सकते हैं? अल्प विराम का। ठीक है, चलो नियम अगला जो दूसरी कंडीशन है कि और का प्रयोग होता है कि दो से अधिक वाक्यों में यदि संयोजक अव्यय और लगा हो या लगने की उम्मीद हो तो वहां पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल याद रखना है, मैंने आपको वाक्य पढ़ाए थे कि जो हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं उसमें एक तो प्रधान उपवाक्य होता है, कुछ स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। तो प्रधान उपवाक्य के साथ जब हम स्वतंत्र उपवाक्य जोड़ते हैं तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं? वहां समुच्चय बोधक अव्यय और, तथा, एवं, या, किंतु, परंतु, लेकिन इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन इनके स्थान पर अल्प विराम भी लगाया जा सकता है, ध्यान रखना। यानी कोई जरूर नहीं है संयोजकों का प्रयोग हो, संयोजकों के स्थान पर किसका बताओ? अल्प विराम का। जैसे महेश जी रोज आते हैं, अब यहां क्या लिखना चाहिए था? और टाइपिंग, हां, तथा टाइपिंग करते और चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां और, तथा या एवं आना चाहिए। अब कहने का मतलब है उसकी जगह इसने क्या बताओ? अल्प विराम का प्रयोग कर दिया। और चाहता तो यहां भी लगा सकता था कि महेश जी रोज आते हैं, कॉमा, टाइपिंग करते हैं, फिर कॉमा, चले जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अब यहां इसके स्थान पर इसने किसका प्रयोग कर दिया बताओ? अल्प विराम का। किसका प्रयोग कर दिया? अल्प विराम का। तो बिल्कुल याद रखना है कि जब कोई, ठीक है ना, दो या दो से अधिक वाक्य है और वहां संयोजक अव्यय और लगा हो या उसके लगने की क्या बताओ उम्मीद हो, तो वहां पर भी अल्प विराम लगाया जाता है। ठीक है, तीसरा देखो, यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, अतः इत्यादि आए तो इनसे पहले अल्प विराम जरूर लगता है। ध्यान रखना है, क्या है बताओ? केवल यहां और अतः की बात नहीं हो रही, यहां हो रही है किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, अतः। ठीक है, इनका यदि प्रयोग होगा तो इनसे पहले किसका प्रयोग होगा? अल्प विराम का। बिल्कुल देखो, जैसे आज मैं विद्यालय पहुंचा परंतु आप वहां नहीं थे, तो देखो वह विद्यालय पहुंचा परंतु आप वहां नहीं थे, मैंने कहा था ना किंतु, परंतु, ये है तो क्या बताओ समुच्चय बोधक अव्यय, लेकिन ये विरोधजनक होते हैं। कैसे होते हैं? विरोध। तो कहने का मतलब किंतु परंतु का हम प्रयोग करेंगे तो उनसे पहले यहां किसका प्रयोग करेंगे? हम अल्प विराम का। किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का। ठीक है, अगला है, जब हम किसी व्यक्ति की उक्ति या संवाद लेखन को लिख रहे होते हैं तो उस व्यक्ति या संवाद के पहले अल्प विराम लगाते हैं। तो देखो, तिलक जी ने कहा, क्या? तिलक जी ने कहा क्या? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये कहने के बाद क्या लगाया हमने? अल्प विराम। अब वो अवतरण चिन्ह यहां लगा हुआ है, आगे अवतरण के बारे में, लेकिन हम अभी यहां किसकी बात कर रहे हैं? अल्प विराम। तो देखो यहां अल्प विराम और अल्प विराम न लगा हो तो यहां डैश का भी प्रयोग हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन कहने का मतलब तिलक जी ने कहा, अगर ये नहीं होता तो यहां किसका प्रयोग हो सकता था? डैश का। लेकिन दोनों का प्रयोग होता है, तो अभी हम अल्प विराम की बात कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि जब
किसी उक्ति या संवाद लेखन लिख रहे हो तो उस व्यक्ति या संवाद से पहले क्या है बताओ, उसका संवाद है ये, उसने क्या कहा, किसका प्रयोग होता है, अल्प विराम का। किसका, अल्प विराम का। आगे देखो, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो वहां भाव पर विशेष बल देने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, हिंदी के अंदर एक अलंकार होता है विप्सा। उससे पहले आपको समझना होगा कि जैसे हम जब भी कोई कविता पढ़ते हैं, ठीक है, तो जब शब्द की आवृत्ति होती है तो वहां कौन कौन से अलंकार होते हैं कि देखो, जब किसी एक शब्द की यानी एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु प्रत्येक बार अलग अर्थ निकले, जब तो होता है यमक अलंकार। क्या होता है, यमक अलंकार। जब किसी शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ समान निकले तो होता है पुनरुक्ति प्रकाश। क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश। लेकिन कभी भाव पर विशेष बल देने के लिए जब किसी शब्द की आवृत्ति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, विप्सा। कौन सा होता है, विप्सा। तो यहां वही बात कह रहा है कि जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो वहां भाव पर विशेष बल देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सुनो सुनो वह गा रहा है, तो सुनो सुनो इसका मतलब है वो दो बार क्यों कहा है, क्योंकि वो इस बात पर जोर दे रहा है। क्या दे रहा है, जोर। आगे देखो, देखो देखो बारिश हो रही है, तो देखो देखो दो बार क्यों कहा, उस पर विशेष जोर देने के लिए। कई बार होता है ना, अगर कोई चीज महत्वपूर्ण होती है तो हमें उसे एक से अधिक बार बताते हैं, क्योंकि हम उस चीज पर क्या है बताओ, विशेष बल देने के लिए। तो बिल्कुल इस कंडीशन में भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलो। जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है तो उस संबोधन वाक्य के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, इसमें लिखा हुआ है कि हे महाराज, संबोधन कर रहे हैं ना कि हे महाराज, तो अब ये संबोधन वाक्य है तो इसके तुरंत बाद यहां क्या लगाओगे, अल्प विराम। वहां तो पूर्ण विराम आएगा ही आएगा, लेकिन संबोधन वाक्य के बाद कि हे महाराज, तो यहां आपको क्या लगाना पड़ेगा, अल्प विराम। जैसे अशोक, संबोधन क्या, तुम क्या कर रहे हो, तो यहां, ठीक है, ये संबोधन है। क्या है ये, संबोधन। अगला, यदि किसी वाक्य में यह वह अब तब या आदि का लोप हो तो वहां भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह वह अब तब या आदि का प्रयोग हो, या का या है ना, इनका प्रयोग होता है तो वहां भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुजी जो कह रहे हैं, अब यहां वह के स्थान पर इसने अल्प विराम लगाया, कान लगाकर सुनो। अब जो इसमें यहां क्या है, गुरुजी जो कह रहे हैं वह कान लगाकर सुनो, ये कहना चाह रहा है, लेकिन वह के स्थान पर यहां किसका प्रयोग कर दिया इसने, अल्प विराम का। किसका कर दिया, अल। तो इस प्रकार भी अल्प विराम लगाया जा सकता है। ठीक है, छंदों में बहुधा यति के पश्चात, यति का मतलब ही अल्प विराम होता है जब हम छंद पढ़ते हैं। ठीक है, तो छंदों के जो गण होते हैं उनमें कुछ निश्चित मात्राएं होती हैं और उन निश्चित मात्राओं के बाद किसका प्रयोग होता है, यति का। किसका, यति। यति का मतलब ही क्या बताओ, रुकना या ठहराव, और ये तो हम अल्प विराम में पढ़ ही रहेंगे, थोड़ा रुकना। तो छंदों में बहुधा यति के पश्चात अल्प विराम का प्रयोग किया, जैसे भणित मोर सब गुण रहित, तो यहां अल्प विराम लगा दिया। ठीक है, और आगे लिखा है कि विश्व विदित गुण एक, तो जहां यति आती है उस यति के स्थान पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का। किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का। ठीक है, चलो आगे। उदाहरणों में जैसे, जैसे के बाद भी अल्प विराम लगता है, यथा के बाद भी लगता है। एक तो किसके बाद, जैसे जैसे, तो जैसे के साथ लगा सकते हो, यथा के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है, तो उदाहरणों के साथ भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चले। जो नियम है, हां नहीं बस सचमुच वस्तुतः अच्छा आदि शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल याद रखना है कि हां नहीं बस सचमुच अतः वस्तुतः अच्छा इत्यादि शब्दों के आरंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम का। जैसे देखो, इसमें लिखा है कि हां, क्या लिखा हुआ है, हां
मैं इस विद्यालय का छात्र हूं, तो हां के तुरंत बाद किसका लगा हुआ है? अल्प विराम। आगे क्या लगा? सचमुच तुम उसे जानते हो, तो सचमुच के बाद यहां क्या लगा हुआ है? अल्प विराम। यहां के बाद क्या लगेगा? अल्प विराम। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हाँ नहीं बस सचमुच अतः वस्तुतः अच्छा आदि के बाद क्या है बताओ? अल्प विराम का प्रयोग क्या होता है। बिल्कुल 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 याद रखना है। वहां तो आपको विकल्प में देगा कि किसमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ, तो वो लगा के देगा, देख लेना कि वो कंडीशन के हिसाब से सही लग रहा है या नहीं लग रहा, तो आसानी से आपको पता लग जाएगा एक बार आपने अध्ययन कर लिया। ठीक है, हाँ कोई नहीं, पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा आपको। चलो अगला अपना क्या है बताओ? ये अल्प विराम समाप्त हुआ, अगला आता है अर्धविराम। तो अर्धविराम के बारे में यह कहा जाता है कि जहां अल्प विराम से तो ज्यादा और पूर्ण विराम से कम, ठीक है, रुका जाता है या ठहरा जाता है, वहां किसका प्रयोग होता है? अर्धविराम का। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, 2-3 बातें हैं। ठीक है, तो जहां अल्प विराम से कुछ अधिक एवं पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं, वहां पर अर्धविराम का चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये जानते हो वो जो अल्प विराम था ना, उसी के ऊपर एक बिंदी लग गई तो ये अर्धविराम बन गया। क्या बन गया? अर्धविराम। नियम है कि जब संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं रहता है, तब वहां किसका प्रयोग होता है भाई? अर्धविराम का प्रयोग होता है। तो जब संयुक्त वाक्य यानी संयुक्त वाक्य है, तो देखो संयुक्त वाक्य में जब भी हम वाक्य लिखते हैं, तो मैंने कहा था एक प्रधान उपवाक्य होता है, कुछ स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत संबंध होता है, लेकिन यहां परस्पर विशेष कोई संबंध नहीं रहता, परंतु फिर भी संयुक्त वाक्य बनाया जाए तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? अर्धविराम का। जैसे इसमें लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आप देखोगे तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि नंदगांव का पहाड़ कटवाकर उन्होंने वृक्त साधुओं को क्षुब्ध किया था। अच्छा वाक्य। पर लोगों की प्रार्थना पर सरकार ने इस घटना को क्या बताओ? सीमाबद्ध किया। अब आपको यह देखना है कि यह पहला जो उपवाक्य है, इसका दूसरा उपवाक्य से कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी यदि संयुक्त वाक्य बनाना होता है तो वहां किसका प्रयोग होता है? अर्धविराम का। क्या याद रखना है कि ऐसे वाक्य बहुत सारे मिलेंगे जो संयुक्त वाक्य के अंदर आ रहे हैं, लेकिन उन वाक्यों में आपस में कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको क्या बताओ? संयुक्त वाक्य के रूप में बनाना चाहते हैं, तो फिर वहां किसका प्रयोग करते हैं? अर्धविराम का। किसका? अर्धविराम का। आगे देखो, दो या इंपॉर्टेंट है, दो या दो से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए, जैसे हमारे पास कई होती हैं, हम एमए भी होते हैं, बीएड भी होते हैं, नेट भी होते हैं, है ना, जो भी हमारे पीएचडी भी होते हैं, जो भी हमारी डिग्रियां हैं, वो डिग्री हमें एक साथ लिखनी है योग्यता में, तो उनके साथ फिर एक के बाद दूसरी डिग्री लिखोगे तो फिर किसका प्रयोग होगा? अर्धविराम का। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है इसमें। अगला आया अपना जो पॉइंट है, अर्धविराम ऐसे उपवाक्यों को भी जोड़ने का कार्य करते हैं जिन्हें और के माध्यम से, मैंने अभी बात बताई थी कि इसके अंदर ऐसे संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में आपस में कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें क्या बताओ? संयुक्त वाक्य। वो जो पहला नियम पढ़ाया उसी की थोड़ी सी व्याख्या करता है कि कहने का मतलब संयुक्त वाक्य है, उसके अंदर कुछ प्रधान उपवाक्य हैं, ठीक है, जिनमें कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको क्या बताओ? संयुक्त वाक्य रूप में जोड़ना चाहते हैं, तो फिर किसका प्रयोग कर देंगे बताओ? अर्धविराम का। जैसे कल रविवार है, क्या है बताओ? कल क्या है? रविवार है। अब देखो रविवार के साथ कोई कारण हो, अब कहता है अर्धविराम छुट्टी का दिन है, बिल्कुल है, कल रविवार है तो क्या है बताओ? छुट्टी का दिन है। और फिर अलग ही वाक्य आ गया, घूमने चलेंगे, ठीक है। तो ये जो वाक्य हैं इनमें आपस में कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी संयुक्त वाक्य हमने बनाया है, तो यहां हम किसका प्रयोग करेंगे? अर्धविराम का। किसका? ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पहला नियम है ना उसी की व्याख्या करता है, अलग से नहीं है। तो कहने का मतलब है अर्धविराम में आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो जब व्यक्ति अपनी एक से अधिक डिग्रियों को एक साथ लिखे तो अर्धविराम का, या फिर ऐसे कोई वाक्य आपको मिले कि जो संयुक्त वाक्य रूप में हो और एक वाक्य का दूसरे वाक्य से कोई विशेष संबंध क्या नहीं हो, लेकिन फिर भी उसे किसके रूप में बताओ? संयुक्त वाक्य रूप में लिखा जाए, तो वहां किसका प्रयोग होता है? अर्धविराम का। ठीक है। पूर्ण विराम आप जानते हो, कोई भी वाक्य जब समाप्त होता है तो उसके अंत में हम किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का।
तो पूर्ण विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या बताओ, रुकना या ठहरना। बिल्कुल वहां रुकना ही पड़ता है पूर्णतः, ठीक है ना, रुकना या ठहरना। एक वाक्य समाप्त होता है तो वहां फिर क्या बताओ, रुकना पड़ता है। वाक्यों को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, पूर्ण विराम। हमें पता लग जाता है यहां वाक्य क्या हो गया बताओ, पूर्ण। और कहता है प्रसन्नवाचक एवं विस्मय आदि सूचक। देखो विस्मय आदि सूचक शब्दों के साथ ही विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य के अंत में, तो वहां भी क्या आता है, पूर्ण विराम। तो केवल आप ये रखोगे प्रसन्नवाचक वाक्यों के अंत को छोड़कर, ठीक है, बाकी सभी वाक्यों के अंत में किसका प्रयोग करेंगे हम, पूर्ण विराम का। ये विस्मय आदि ऐसे लिखा हुआ है कि विस्मय आदि सूचक सब शब्द आएंगे तो उन शब्दों के साथ तो इस चिन्ह का प्रयोग होगा, लेकिन आगे उसमें जब हम वाक्य जोड़ेंगे तो फिर क्या है, पूर्ण विराम लगेगा। क्या लगेगा, पूर्ण विराम। लेकिन जो विस्मय आदि बोधक वाक्य होते हैं या विस्मय आदि सूचक वाक्य होते हैं उनमें जो मनोविकार या भाव को व्यक्त करने वाले शब्द हैं वही वाक्य की थोड़ी सी समाप्ति मानी जाती है, लेकिन वो पूर्ण अर्थ नहीं देते, इसलिए वाक्य को और आगे बढ़ाया जाता है। तो विस्मय आदि जो बोधक शब्द है उनके साथ तो विस्मय आदि सूचक चिन्ह लगेगा, बाकी अगर वाक्य और आगे बढ़ गया और पूर्ण रूप से खत्म होता है तो वहां भी किसका प्रयोग होगा, पूर्ण विराम का, ठीक है। अगला आया क्या बताओ, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आया बताओ, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह, अब पूर्ण विराम हर वाक्य के अंत में आता है, केवल प्रश्नवाचक वाक्य को छोड़ देना, बाकी सभी वाक्यों के अंत में किसका प्रयोग करेंगे, पूर्ण विराम का, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग ऐसे वाक्यों के अंत में किया जाता है जहां प्रश्न करने या पूछे जाने का क्या होता है, बोध होता है। देखो इसमें ध्यान रखना है कि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कौन, क्या, किसका, किसकी, ठीक है, किसे, इनके साथ ही लगाना है, ठीक है। कब, कहां ऐसा प्रश्न आए तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग क्या नहीं करना है, ठीक है। तो क्या आप अलवर में रहते हैं तो किसका प्रयोग हो गया यहां, क्या, तो क्या के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह यहां लगेगा, है ना। और नोटबंदी किसके शासनकाल में हुई तो किसके आ गया, मैंने कहा था कौन, क्या, और क्या बताओ, किसका या फिर किसकी या फिर किसके, इनके साथ ही आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करोगे बस, ठीक है ना, बाकी में नहीं करोगे। आ गया विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जो अभी मैं बात कर रहा था कि मनोविकार सूचक शब्द कौन कौन से बताओ, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में, ठीक है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है कि हे राम। तो देखो ये वाक्य विस्मय आदि बोधक वाक्य यहीं तक है, हे राम, तो यहां इस चिन्ह का प्रयोग हुआ। पूरे वाक्य अंत में तो मैंने क्या कहा था, पूर्ण विराम। जो विस्मय आदि बोधक कहने का मतलब है मनोविकारों को सूचित करने वाले जो वाक्यांश होंगे वहीं आपको किसका, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का, हे राम। ओ अब ये अब क्या होगा, यहां ये लगेगा, बहुत कठिन समय चल रहा है, यहां भी ये लगेगा। तो केवल जो भाव या मनोविकार हैं उनके साथ ही आपको विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। इसीलिए मैंने कहा था ना कि प्रश्नवाचक को छोड़कर समस्त वाक्यों के अंत में क्या आता है बताओ, पूर्ण विराम। विस्मय आदि तो केवल जो मनोभाव व्यक्त करने वाले उपवाक्य होंगे उनके साथ ही लगेगा, यहां लग गया दोनों जगह, ठीक है। बाकी तो क्या लगेगा, पूर्ण विराम। अगला अपन चलते हैं तो अपना आया क्या बताओ, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निर्देशन देने के लिए किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, मैंने कहा था ना अभी आपको कि यहां चाहता तो मैं अल्प विराम भी लगा सकता था कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है, और हटाऊं दो नुन्ने तो यहां की भी लगा सकता हूं कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि क्या, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या, आजादी। लेकिन की जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, ठीक है ना, उसके स्थान पर की न लिखकर हम किसका बताओ, अल्प विराम या फिर इस निर्देशक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों का प्रयोग यहां होता है, ये भी चिन्ह भी यहां हो सकता है, ठीक है ना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या, आजादी दूंगा, ये निर्देशक चिन्ह है। और मैंने कहा था बाकी इस निर्देशक का प्रयोग कहां होता है, मैंने कहा था जब हम कोई नाटक पढ़ते हैं तो पात्र का नाम होता है, उसके बाद वो कुछ कहना चाहता है तो वहां निर्देशक लगता है, ठीक है।
एक दूसरा ये आता है कि जब किसी की कोई उक्ति हो, ठीक है ना, जैसे कोई तुलसीदास के कोई छंद आ गया या कोई बिहारी दास का दोहा आ गया, तो वो दोहा लिखने के बाद और ऐसे डैश लगा के लिख देते हैं बिहारी, तो ये भी क्या हो जाता है बताओ, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है ना। कवियों के साथ कविताओं में ऐसा होता है, जैसे हम लिखते हैं ना, कोई प्रश्न लिखते हैं, कोई व्याख्या करते हैं, तो कोई दोहा आ गया, ठीक है, तो अब वो दोहा लिखने के बाद यदि उस लेखक का नाम लिखना हो तो इस तरह से निर्देशक चिन्ह लगा के हम क्या बताओ, हाँ, उस कवि का नाम भी लिखते हैं। यहां ही इनका प्रयोग होता है निर्देशक का, बाकी कहीं पर भी इसका प्रयोग क्या नहीं होता। आगे चले हम, तो आया अपने पास क्या बताओ, कोष्टक। तो वाक्यों के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखो, कहने का मतलब है कि जब कोई हम वाक्य लिख रहे हैं, उसमें कोई कठिन शब्द आ गया, अगर उस कठिन शब्द का हमें व्याख्या करनी है, अर्थ देना है, तो उसे स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक में उसका भावार्थ लिख देते हैं, ठीक है। अब वो कोष्टक के अंदर भावार्थ जो लिखा हुआ होता है, उसे मूल पाठ पढ़ने के दौरान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि हमें अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम उसको क्या बताओ पढ़ते हैं। और कभी आपने रामचरितमानस पढ़ा हो, तो जब रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, तो जब वो दोहे चौपाई का हम अर्थ पढ़ते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं कि उनकी बहुत बड़ी व्याख्या होती है, ठीक है, और वो किसमें लिखी हुई होती है, कोष्टक में। अब वो ये है कि यदि किसी को आपको समझाना है, बात को स्पष्ट करना है, तो आप पढ़ो, नहीं तो उन्हें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ऐसे हम भी कई बार ऐसा प्रयोग करते हैं कि जैसे संधि पढ़ाते हैं कि भाई यदि प्लस से पहले व्यंजन संधि की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि कैचे टहते पे आए, ठीक है, और प्लस के बाद घोष ध्वनि, ठीक है। अब घोष ध्वनि नहीं समझते तो उसमें लिख देते हैं वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, अगर समझ गए तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो जब कोई बात है, ऐसा कोई कठिन शब्द है जिसकी हमें क्या बताओ व्याख्या करना, उसका अर्थ समझाना हो, तो फिर उसे हम कोष्टक का प्रयोग कर देते हैं। जैसे पंडित कामता प्रसाद गुरु अच्छे व्याकरण करता थे, अब ये शब्द आ गया व्याकरण, अब इसको कोई नहीं अब नहीं समझते, इसलिए लिख देते हैं क्या बताओ, व्याकरण का मतलब क्या होता है, व्याकरण के ज्ञाता। व्याकरण का मतलब वनवर्ण पूछा जाता है, जिसे व्याकरण का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, व्याकरण। तो ऐसे कोई जो कठिन शब्द होते हैं, उनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक में उसका अर्थ लिख देते हैं। वहां कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, कोष्टक चिन्ह का। कौन से का, कोष्टक चिन्ह का, ठीक है। चलो आगे है हमारा क्या बताओ, उपविराम। बिल्कुल ये विसर्ग जैसा होता है उपविराम। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए, किसी कथन को अलग दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान राम के अनेक नाम हैं, अब यहां नाम होने के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, उपविराम का। ऐसे ये दो बिंदी हैं, रघुपति, राघव, रघुराज, रघुनंदन इत्यादि। तो यहां हमने क्या बताओ, उपविराम का प्रयोग किया। किसका प्रयोग, उपविराम का। एक इधर देखो, ऐसे कोई निबंध का शीर्षक हो, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, तो ऐसे निबंधों के जब शीर्षक लिखते हैं ना, तो उनके बीच भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा चिन्ह है, उपविराम। किसके समान होता है, विसर्ग के समान। दो बिंदियां होती हैं, देखा होगा ना, ये विसर्ग की ध्वनि, जैसे आपने निबंध देखा होगा, निबंध लिखते हैं, दो से लिख दिया ना, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। ऐसे अनेक निबंधों के, अनेक गद्यांशों के शीर्षकों में इस तरह से इस चिन्ह का, उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे हम चले तो क्या लिखा हुआ है भाई, हंस पद। क्या लिखा हुआ है, हंस पद। इसका दूसरा नाम है क्या बताओ, त्रुटि विराम। क्या है इसका दूसरा नाम, हंस पद का दूसरा नाम क्या हो गया, त्रुटि विराम। मैंने कहा था ये त्रुटि बोधक एवं क्या है बताओ, विस्मरण चिन्ह भी है। क्या है बताओ, विस्मरण भी इसे कहते हैं। नाम याद रखना है, त्रुटि विराम, हंस पद या विस्मरण आदि नामों से भी जाना जाता है। लिखने के दौरान किसी अक्षर या शब्द के छूट जाने पर संकेत देने के लिए इस हंस पद का, किसका, हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम कौन सा है, हंस पद। त्रुटि विराम आप समझ जाओगे, विस्मरण, स्मरण का विलोम होता है विस्मरण,
स्मरण का मतलब तो क्या होता है बताओ, याद रखना, और विस्मरण का मतलब क्या होता है, भूलना। तो ये तो याद रह जाएगा। हंस पद याद रखना है, क्या याद रखना है, हंस पद। अब ये लिखा हुआ है अभय हिमांशु के घर में गया। अब देखो घर में गया, अब इसका मतलब ये यहां एक शब्द छूट गया और उसके लिए हमने इस संकेत का प्रयोग कर दिया कि अभय हिमांशु के घर क्या शादी में गया। तो शादी सब छूट गया था ना, तो ऐसे चिन्ह लगा के उसे हम लिख देते हैं छूटे हुए शब्द को। इसको कहते हैं हम क्या बताओ, हंस पद। क्या कह देते हैं, हंस पद। रह जाएगा ना याद, बिल्कुल। अगला है अपना विवरण चिन्ह। बिल्कुल देखो, अभी हमने विसर्ग पढ़ा था, इसमें क्या है कि विसर्ग लगा के और फिर एक क्या बताओ, आड़ी रेखा खींची जाती है, जिसे हम कहते हैं क्या, विवरण। निर्देशक अलग है, विवरण अलग है, ध्यान रखना, ठीक है ना। निर्देशक अलग था और विवरण बिल्कुल क्या है, अलग। कहीं निर्देशक और विवरण एक ही हो जाए, दोनों को अच्छी तरह समझ लेना। निर्देशक केवल ऐसे तिरछी रेखा होती है और उससे छोटा अभी आएगा आएगा योजक या सामासिक, ठीक है। ये बिल्कुल उससे क्या है, अलग। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे सर्वनाम के 6 भेद हैं, तो यहां ये विवरण चिन्ह लगा दिया। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6। कितने भेद हैं, 6। अब वो 6 लिखेगा, तो इसलिए क्या हो गया, विवरण की विवरण कहां देखो, नीचे। 6 भेद है, अब विवरण कहां देखो, नीचे। संज्ञा कितने भेद होते हैं, 3। फिर ऐसे विवरण चिन्ह लगा देगा, अब संज्ञा के भेद लिखेगा आपको। तो इस तरह से किसका प्रयोग होता है, विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है ना। कि मूल लिख दिया, अब उसके भेदों को विस्तार से हम लिखेंगे, तो वहां किसका प्रयोग करेंगे, विवरण चिन्ह का। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा चिन्ह है, विवरण चिन्ह, ठीक है। अगला आया कौन सा बताओ, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब ये होता है कि इसे संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। लाघव का ही दूसरा नाम क्या हो गया बताओ, संक्षेप सूचक चिन्ह। लाघव का दूसरा नाम क्या हो गया, संक्षेप। किसी बड़े नाम या शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर है, ऐसा ना लिखकर हम ऐसे लिख देते हैं डॉक्टर, ठीक है। विश्वविद्यालय पूरा नहीं लिखकर वीवी भी चल सकते हैं। ऐसे आपने देखा होगा, वीवी कुछ आपसे पत्र वगैरह मांगते हैं या कोई सूचना मांगते हैं, तो वहां भी वीवी आता है, उसका मतलब होता है विशेष विवरण, ठीक है। तो हर जगह वी का मतलब, वीवी का मतलब विश्वविद्यालय नहीं होगा, ठीक है। वो उसका शॉर्ट नाम, जैसे राजस्थान के लिए हम राज का ही प्रयोग कर देते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये जो बिंदी लगी हुई है, ये इसे हम कहते हैं क्या बताओ, विवरण चिन्ह, या फिर सॉरी क्या कह देते हैं इन्हें, लाघव चिन्ह या फिर संक्षेप चिन्ह। क्या कह देते हैं, लाघव चिन्ह या फिर क्या बताओ, संक्षेप चिन्ह, है ना। ये विशेष विवरण के कारण विवरण बीच में आ गया, इसे तो कहते हैं क्या बताओ, लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह। हो जाएगा, कोई नहीं। अगला आया हमारा उद्धरण। ध्यान रखना, ये उद्धरण तो है ही है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा कलर चेंज हो गया है, कहां से हो गया, यहां तो सही है ये। कोई नहीं, ये एक पेज का है, टेक लेंगे, ठीक है। विवरण चिन्ह, तो पहले साफ तो दिख रहा है, हाँ साफ है, कोई नहीं। पहला क्या है बताओ, उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है, यानी उद्धरण जो चिन्ह है उसी का दूसरा नाम क्या है, उद्धरण जो चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसके 2 नाम है, उद्धरण का ही दूसरा नाम क्या है, अवतरण चिन्ह है। ये 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया। इकहरा, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इकहरा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इकहरे की। तो किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए, यदि कोई बात हम लिख रहे हैं, अगर जैसे कोई लेख लिखे, अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट या मुख्य बात है, तो उस पर कोटेशन यानी
इकहरा अवतरण चिन्ह लगा दिया, उसे कोटेशन में लिखा जाता है, तो उसे कह देते हैं इकहरा अवतरण चिन्ह। विशेष बल देने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी पुस्तक का नाम लिखना हो, यहां ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, किसी पुस्तक का नाम आ गया बीच में, ठीक है, कोई लेख लिख रहे, कोई पुस्तक आ गई तो उस पे, या किसी समाचार पत्र का नाम आ गया, या कोई शीर्षक, जैसे हम व्याख्या करते हैं ना कि एक फलानी शीर्षक कविता से लिया गया है, तो उस कविता का जब हम नाम लिखते हैं तो उस पर क्या बताओ, इकहरे अवतरण चिन्ह का, कोई निबंध या पाठ का नाम है जिससे वो व्याख्या ली गई है, तो वहां भी इस इकहरा अवतरण का, कोई पुस्तक का नाम है वहां भी, ठीक है, तो कहना फलानी पाठ्य पुस्तक के अध्याय या पाठ नाम शीर्षक, तो उस पाठ का नाम लिखते हैं ना, तो उस नाम के साथ भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और किसी का यदि उपनाम होता है तो उसके साथ भी इसका प्रयोग होता है। और एग्जाम्पल उपनाम का ही दिया गया कि जयशंकर प्रसाद, तो प्रसाद इनका उपनाम है, तो अब प्रसाद के साथ क्या है बताओ, इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग। छायावाद के क्या बताओ, प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक है, कौन, जयशंकर प्रसाद। तो किसी का उपनाम हो, कोई पाठ का शीर्षक हो, या किसी लेख का शीर्षक हो, या कोई पुस्तक का नाम आए, या कोई समाचार पत्र का नाम आए, तो उनके ऊपर क्या बताओ, इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये रट जाना, यहां से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, नंबर 2, दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कहावत के साथ। बिल्कुल, अगर कोई कहावत आ रही है बीच में लेखक में, तो उस कहावत पर भी क्या बताओ, हाँ, क्योंकि कहावत किसी की कही हुई होती है, लेकिन जब उसका अर्थ सटीक होता जाता है ना, तो फिर वो कहावत के रूप में बदल जाती है, क्योंकि कहावत का मतलब ही है कि कोई कथन, कोई उक्ति, ठीक है ना। बहुत सारी जो कहावतें वो साहित्य से, उक्तियों से ली गई हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है, तो अब ये क्या है, ये कहावत बन गई है, लेकिन कभी तो दोहा था ना किसी कवि का कि आचे दिन पाचे किए गए हरिसे किया न हेत, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पहली पंक्ति को कोई दूसरी को याद रखेगा, तो कहने का मतलब है कोई कहावत आए, ठीक है, किसी का कथन हो, ये तो आप बहुत अच्छी तरह समझते हो, मेथड आप हिंदी के पढ़ रहे हो, जब किसी की भी परिभाषा को लिखते हैं कि फलाने के अनुसार, तो वो उसका कहा गया कथन है, उस पर हम क्या बताओ, दोहरा अवतरण या दोहरा क्या बताओ, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। अब इसमें देखो, यहां मैंने कहा था ना अल्प विराम का प्रयोग भी होता है, अल्प विराम नहीं तो यहां डैश का प्रयोग भी, निर्देशक का प्रयोग भी हम कर सकते थे, ठीक है, दोनों का होता है। वो मैंने कई बार सब, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या आजादी दूंगा, तो ये उसका कया हुआ कथन है, इसलिए इस पर क्या बताओ, दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे चले तो आया योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, यानी जो निर्देशक चिन्ह होता है उसी का छोटा भाई क्या होता है, योजक। ये तो निर्देशक है, ये क्या बताओ, योजक है, ठीक है ना, आकार का अंतर है। योजक चिन्ह को हम क्या कहते हैं बताओ, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। बिल्कुल, दो समास, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, विशेषकर द्वंद्व समास में इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है, इसलिए इसे सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये कहता है दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे दिन रात। अब ये समास भी है ना, दिन और रात, ठीक है। लाभ हानि, बताओ क्या विग्रह होगा, अरे लाभ और हानि नहीं, लाभ अथवा हानि, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए और नहीं लगेगा। लगो और गुरु मात्राएं होती हैं, और लग सकता है। तो यानी जो दो शब्द आपस में विलोम हैं, तो उनके बीच भी किसका प्रयोग किया जाता है, सामासिक चिन्ह, या उसे हम कह देते बताओ योजक चिन्ह। अगला है कि दो समानार्थी शब्दों के बीच, जैसे कपड़ा लत्ता, कपड़े का अर्थ भी कपड़ा होता है, लत्ते का अर्थ भी है, तो इनके बीच लग गया है ना। और ये भी मैंने कहा था द्वंद्व समास का उदाहरण है। देखो, दिन और रात ये तो इतरेतर द्वंद्व का है, लाभ और हानि ये विकल्पक द्वंद्व का है, और कपड़े लत्ते ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। किसका है, समाहार, जो समूह को दर्शाता है। धन दौलत, जीव जंतु, है ना, ये दो बार लिख गया, कोई नहीं। तो इनके बीच कहने का मतलब है किसका प्रयोग किया जाता है, योजक या सामासिक चिन्ह का। ठीक है,
आगे देखो, तीसरा नियम क्या है कि जब संज्ञा शब्दों की आवृत्ति हो, बिल्कुल आवृत्ति के साथ भी होता है, जैसे क्या बताओ, घर घर, है ना, कौन समास हो जाएगा, आवृत्ति होती है तब, हाँ, अव्ययी भाव, प्रत्येक घर या घर घर, और रोम रोम कण कण, ठीक है, एक ही शब्द कितने बार लिख रहा है, दो, तो इनके बीच में किसका प्रयोग होता है, सामासिक चिन्ह का, किसका, सामासिक चिन्ह का। आगे लिख रहा है सार्थक एवं निरर्थक शब्दों के मध्य, जैसे क्या बताओ, पानी वानी, चाय वाय, अभी मैंने बताया था, ये भी कौन से समाहार द्वंद्व के उदाहरण है, रोटी वोटी, तो इनके बीच में भी क्या बताओ, सामासिक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला लिखा हुआ है कि दो संयुक्त क्रियाओं के मध्य योजक चिन्ह, दो संयुक्त क्रिया हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको क्रिया पढ़ाई थी ना कि जो यौगिक क्रिया है उसके अंदर दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, पढ़ना लिखना, खाना पीना, नहाना धोना, तो कैसी क्रिया हो गई ये, संयुक्त क्रिया, दो क्रिया हो गई ना, इसलिए क्या कह देंगे इन्हें, संयुक्त क्रिया, ठीक है। तो इनके बीच भी किसका प्रयोग हो गया, सामासिक चिन्ह कह देंगे, या फिर इसे क्या कह देंगे बताओ, योजक चिन्ह। अगला आया पुनरुक्ति सूचक, किसी शब्द को बार बार प्रत्येक पंक्ति में लिखने की अड़चन मिटाने के लिए सूची आदि में इस चिन्ह का प्रयोग किया, जैसे बताओ क्या, ये मैंने बताई सूची बढ़ाई, नाम है, ये पिता के नाम है, अब जैसे ये जिला आ गया, इसका जिला भी अलवर है, तो यहां ये किसका प्रयोग हो गया भाई, पुनरुक्ति चिन्ह का, कि वही उक्ति दोबारा आ रही है, इसलिए पुनरुक्ति चिन्ह हो गया, ठीक है। देखने में एक अवतरण या उद्धरण चिन्ह की तरह लगता है, लेकिन इसका प्रयोग हम बहुत करते हैं, जब कोई सूची बनाते हैं ना, तो जल्दबाजी में हम सोचते हैं कि दोबारा लिखने के बजाय क्या है कि वही चीज जब दोबारा आ रही है तो उसके नीचे ये चिन्ह लगा दिया जाता है, ठीक है ना, इसे कहते हैं पुनरुक्ति चिन्ह। क्या कहते हैं, पुनरुक्ति चिन्ह। अगला तुल्यता सूचक चिन्ह, शब्दार्थ अथवा गणित की तुल्यता सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपन तो शब्दार्थ में देंगे कि शिक्षित, जिसका अर्थ, ये शिक्षित एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है बताओ, पढ़ा लिखा, तो इनके बीच में इसका प्रयोग कर दिया तुल्यता सूचक, ये दोनों समान हैं, दोनों क्या है, समान। अगला अपना आया, बिल्कुल सिंपल है, इनमें एक एक ही नियम है, नाम याद रखने, लोप सूचक चिन्ह। क्या बताओ, लोप सूचक चिन्ह, तो अभी मैंने बताया था ना कि इनसे स्थान पूरक चिन्ह, रिक्त स्थान देते हैं ना कई बार भावों को व्यक्त करने के लिए, या कोई बात हमें बीच में छोड़नी हो, ठीक है, तो फिर कहने का मतलब है ऐसे डॉट डॉट लगा देते हैं, जिसे हम क्या बताओ, लोप सूचक चिन्ह कहते हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जे, हाँ, कई कहानियां आपने साहित्य में पढ़ी होगी जिनमें अश्लील या फुहड़ शब्द होते हैं, तो लेखक उनको लिखने से बचता है और उस आदि बात को लिखकर जो अश्लील शब्द होते हैं उनको छोड़कर उनके स्थान पर क्या बताओ, ऐसे लोप सूचक चिन्ह लगा देते, तो भाव से हम समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति या पात्र क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। तो ये लोप सूचक चिन्ह है, ठीक है। और मैंने कहा था कि कविताओं के अंदर ऐसे इसे स्टार के रूप में भी या प्लस प्लस के रूप में भी लिखा जाता है, कि पूरी बात नहीं लिखकर वो प्लस प्लस लगा देता है कि अभी इसी प्रकार के भाव क्या है बताओ आगे हैं। तो यह चिन्ह सूचियों में खाली स्थान भरने का काम आता है, ये तो हमने कहा कि खाली स्थान के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये 16 है, और एक हमने वो अवतरण चिन्ह दो जगह पढ़ दिया, तो 18 हो गए। अब आपका एक चिन्ह रह गया है, वो देख लेते हैं कौन सा रह गया है, ठीक है। बाकी तो सारव के बारे में पढ़ाई दिया मैंने आपको, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं शुरू में क्या लिखा है, ठीक है। तो देखो, अल्प विराम के बारे में पढ़ लिया, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उपविराम पढ़ लिया, प्रश्नवाचक चिन्ह ये पढ़ लिया, निर्देशक, कोष्टक, हंसपद, लाघव, पुनरुक्ति, उद्धरण पढ़ लिया, योजक पढ़ लिया। हाँ, ये विकल्प सूचक रह गया, क्या रह गया, विकल्प सूचक। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नाम लिखे वैसा ही जब दूसरा आ जाता है तो उसके बीच में ये विकल्प सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे मैं कहूं कि उत्पत्ति, ऐसे लगा दिया स्रोत, या मैं कह दूं इतिहास के आधार पर शब्दों के भेद, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों चीजें क्या है बताओ, इनका जो अर्थ निकलेगा वो एक ही है। तो ये हमने क्या बताओ, ऐसे आड़ी रेखा खींच दी, इस आड़ी रेखा को कहते हैं क्या बताओ, विकल्प सूचक चिन्ह, ठीक है।
उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्दों के भेद, तो इन तीनों का मतलब क्या हो गया, एक ही हो गया। ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं क्या, बताओ, विकल्प सूचक चिन्ह। ठीक है, ये आड़ी रेखा होती है ऐसे। तो ये एक टॉपिक था हमारा विराम चिन्ह। अगर आपने एक बार इनको पढ़ लिया तो इससे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं आएगा, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, और ये कोई नया विषय नहीं है, हम पढ़ते आए, बस एक बार अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है, ओके, बाकी